बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मुल्क के सबसे बड़े मालियाती फ़ैसले का वक्त आ गया है। वफाकी बजट 2025-26 कौमी असम्बली से मंजूरी पा चुका है। 17,573 अरब रुपए के इस बजट को हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम, अवामी रिलीफ, दिफा और तरक्याती मनसूबों की बुनियाद करार दिया है, जबकि अपोजिशन ने इसे IMF की दस्तावेज़ाती बजट कहकर मुस्तरद कर दिया है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलानात ज़रूर हुए। VISP की रकम में भी 20% इजाफा कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब बिजली, पेट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश पर मुमकिन टैक्स बोझ ने आम आदमी की तशवीश बढ़ा दी है। माशी तरक्की का हदफ 4.2%, महंगाई 7.5% और खसारा कंट्रोल में रखने के दावे तो हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। सूद की मद में रिकॉर्ड अदायगियाँ और महसूलात में 463 अरब रुपए के नए टैक्सेस, ये सब अवामी मुश्किलात में कमी लाएंगे या मज़ीद इजाफा करें। इस तबादला सूरत हाल पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, और मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। दानियाल अजीज़ साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। हुकूमत बजट 2025-26 में पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए 1300 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करने का हदफ रखा। क्या ये जो फ्यूल के अंदर हम देखते हैं, हाई स्पीड डीजल में 10.39 और पेट्रोलियम में 8.36 रुपए का इजाफा जो हालिया हुआ है, क्या ये रेवेन्यू टारगेट को अचीव करने की कोशिश है या कोई और वजह है इसकी? जी, रेवेन्यू टारगेट तो अब रह गया है। इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हुए थे कि ये जो PSDP है उसमें से कोई 87 बिलियन इन्होंने साइड पे रखा हुआ था कि अगर इनका रेवेन्यू मेजर्स मैच्योर ना हो तो ये IMF की शिक फिर भी पूरी कर लें। तो कोशिश तो इन्होंने पूरी की है। मुझे नहीं पता ये किस तरह करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि PDL के ऊपर इन्होंने पहले ही 7 रुपए और 8 रुपए बजाय कम करने के ये बताया कि इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये 10 रुपए डाल के तो तकरीबन ये 26 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल सस्ता होना था। तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए इनको अच्छा लगता है क्योंकि इसमें से जो सूबे हैं उनको हिस्सा नहीं देना पड़ता, ये सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से, कभी कार्बन टैक्स, कभी कुछ, तो ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो है ये अपने रेवेन्यूज सीधे करने की कोशिश कर रही है, जबकि इनको चाहिए था कि ये पास ऑन करते। और इन्होंने इतना बेदरेग इसका इस्तेमाल किया है कि जो कानून में भी इजाजत नहीं थी वो भी इन्होंने किया है। रातों रात बाय सर्कुलेशन समरी भेज के कैबिनेट में ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून तब्दील करके तो फिर इन्होंने जो मैक्सिमम अमाउंट थी उससे भी बढ़ा दिया। तो बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी हमने बराबरी का टैक्स देना है। तो जब बारी आई रियल एस्टेट वालों की तो उनके 100 खून माफ कर दिए, और जब बारी आई रिटेल वालों की तो वो पूरे का पूरा दोस्त ऐप ताजर दोस्त ऐप ही खत्म कर दिया। और अब ये एग्रीकल्चर की बारी आनी है। इसमें जो इनकी हस्बे आदत है कि काश्तकार को ज़िबा करने में तो ये 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है काश्तकार के साथ। तो अभी देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू होनी है इस महीने से, तो सितंबर तक ये क्या कारकर्दगी करते हैं उसमें। लेकिन ये क्लियर है कि रेवेन्यू फ्रंट पे ये बुरी तरह फेल हुए हैं, और सारे का सारा बोझ जो है वो उन्होंने मिडिल क्लास पे और सैलरीड क्लास पे डाल दिया। और यही इनकी रीत भी रही है। माजी में जब इनको रेवेन्यू की जरूरत पड़ी है तो इन्होंने कोई एलीट क्लास को नहीं छेड़ा, इन्होंने सेल टैक्स के ऊपर 1% बढ़ा दिया, उसको 17 से 18% कर दिया, जो कि वैसे ही इस खिते में और दुनिया में हाई लेवल पे चल रहा था। 15% होता है अक्सर सेल टैक्स जो है, लेकिन इन्होंने 18% कर दिया है। सो आई थिंक ये इनकी अपनी आदत भी यही है। तो अभी देखते हैं आगे जाके ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जो इस साल इन्होंने हदफ रखा है ये तो इनसे किसी सूरत पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सर ये जो पेट्रोलियम लेवी में 1300 अरब कमाना और टारगेट रखना, और उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो कलेक्शन है डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास जाती है, शेयर नहीं होता प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ। सो ये जो अब रीसेंट पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने एडअप की हैं, इससे एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि शायद चाइना भी रोल ओवर पे चला गया है तो हम लोग चीज़ें बेहतर समझेंगे, IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइस हाइक्स आनी शुरू हुई हैं, इसको आप फिर किस तनाजुर में देखेंगे? जी, मेरी ये दरख्वास्त है मंसूर साहब आपसे भी और दानियाल साहब से भी कि हुकूमत की मजबूरियों का भी कुछ ख्याल कर लीजिए।
देखिए 6,000 अरब का हम्म हुकूमत ने नुकसान करना है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में, हम्म पीआईए में, पाकिस्तान स्टील में, वापडा में, डिस्कोस के अंदर। हम्म तो अगर वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, तो ये जो उसकी प्यारी कंपनियां हैं जिसमें 6,000 अरब का नुकसान करना है, वो नुकसान कहाँ से पूरा होगा? तो आप लोग जरा सा उसका ख्याल कर लीजिए। देखिए इस वक्त तकरीबन कोई 10 से 12 लाख लोग रहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन 34 विफाकी वजारतें चाहिए, कोई 48 के करीब जो हैं वो डिविजन्स हैं, और कोई 400 के करीब विफाक के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनका भी खर्चा है, वो एक अमाउंट आती है बजट के अंदर जिसको वो कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, कोई 1,000 अरब की वो भी है। तो ये सारे टैक्स तो लगने पड़ेंगे, इसके बगैर तो वो 6,000 अरब का नुकसान पूरा नहीं होता। वो जो बिजली चोरी हो रही है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में, जो बिजली चोरी हो रही है सखर इलेक्ट्रिक में, वो सारे नुकसान जो हैं वो आपने, मैंने और जो टैक्स फाइलर हैं उन्होंने ही पूरे करने हैं। तो अगर आप इस चीज को जहन में रख लें कि ये दो चार मजबूरियां हैं हुकूमत की, और उन मजबूरियों के नतीजे में ये टैक्सेस तो लागू करने पड़ेंगे। हम्म अब तनकीद का निशाना मंसूर साहब बड़ा आसान है एफबीआर को लगाना, कि एफबीआर का हमने हद ये सेट किया था, वो तो अपने हद में फेल हो गया। देखिए 2009 का बजट आप निकाल के देख लीजिए, उसमें एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन थी 1100 अरब की, जी और आज हमें हुकूमत खुद से बता रही है कि एफबीआर ने 11,700 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बताइए कि मेरी नज़र में, मैंने 400 डिपार्टमेंट का जिक्र किया, मुझे विफाकी हुकूमत का कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जिसने इतनी खूबसूरत कारकर्दगी की हो। यानी कि कुछ ही सालों में 1100 अरब के टैक्स कलेक्शन से एफबीआर हमें ले गई है 11,000 हजार की टैक्स कलेक्शन। ठीक। अब अगर विफाकी हुकूमत उसका हद 40,000 अरब इकट्ठा कर दे, हम्म और फिर कहेंगे आपने तो सिर्फ 11,700 इकट्ठा किया है, ओ भाई 40,000 अरब तो पूरे मुल्क में पोटेंशियल ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये मेरे नजदीक एफबीआर हुकूमती डिपार्टमेंट में से बेहतरीन कारकर्दगी एफबीआर की है, जो 1100 अरब से हमें ले गया है 11,700 अरब। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल देखिए ये चीज़ तो है दानियाल साहब। अब 1100 से हम 11,700 पर आ गए और अब 14,000 अरब समथिंग का उनको मजीद टारगेट दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्यों पाकिस्तान की हुकूमत, आप क्योंकि खुद फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, नून लीग की हुकूमत के अंदर रहे हैं, मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी ऑफ करंट गवर्नमेंट कि क्यों इतना इनका इंक्लाइंड है कि हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो लॉस के अंदर हैं हमने उनको खुद चलाना है, या हमने वो किसी और को बेचनी नहीं, हमने उनको प्राइवेटाइज नहीं करना, सिर्फ तकरीरें करनी है बट ये नहीं करना। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसमें दो बातें हैं जी। पहले तो जो मेरे भाई ने बात की है, उन्होंने एक अपने अंदाज से, शायद एक मज़ाहिया अंदाज से ये हुकूमत की मजबूरियां बता दी हैं। लेकिन जहाँ तक एफबीआर का ताल्लुक है, मैं इनको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि एफबीआर ने खुद एक पिछले साल, यानी पिछले माली साल में सितंबर के महीने में एक प्रेजेंटेशन दी थी वज़ीर आज़म साहब को। उसमें इन्होंने कैलकुलेट किया, वो मैं आपको भिजवा भी देता हूँ, और मेरे भाई हैं फारूक साहब, उनको भी भिजवा देता हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो उनका रेवेन्यू एफर्ट है वो इन्फ्लेशन के साथ भी कीप अप नहीं किया है। हाँ जी। यानी आप फर्ज ये कर लें कि जब डॉलर डिवेल्युएट होता है और आपकी करेंसी होती है, तो जब आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं या महंगाई होती है तो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली, चूंकि परसेंटेज ड्यूटी है, तो उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। यानी एक चीज़ आप मंगवाते हैं लेट से 1 लाख रुपए की, तो उस पर आपने 10% देना है। वही चीज़ जो है एक्सचेंज रेट की वजह से 10 लाख की हो जाती है, तो फिर आपको 10 लाख पे वो परसेंटेज मिलेगी। तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड रेवेन्यूज हैं एफपीआर के, उनमें तो कोई इंक्रीज नहीं हुई। यानी जितनी भी ये इंक्रीज बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये सारी की सारी इन्फ्लेशन के मद में एफबीआर खुद डाल रहा है। इनकी अपनी रेवेन्यू एफर्ट जो है, और जो शिफ्ट है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि रेवेन्यू एफर्ट बताती है, जो इन्होंने अभी नया रास्ता दिया है सब लोगों को कि ये
फाइलर बन जाए और जीरो फाइल कर दें, ताकि मुख्तलिफ मद्दों में जो उनको टैक्स लगना है या नॉन फाइलर की जो कतगन है वो ना लग सकें, तो बराए नाम फाइलर बना दे। वो भी IMF ने अब चेंज कर दिया है। अब ये सिर्फ उनको फाइलर गिनते हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल एक्सचेकर को। और जहां तक इनका बड़ा अच्छा नुक्ता था ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इसमें, और आपका जो सवाल है मैं अब उस तरफ आता हूँ, इसमें वाज़ेह तौर पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो ख्वाहिशमंद है कि चीज़ें स्टेटस को मेरे ऐसे ही चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनको मौके मिलते हैं लोगों को प्रमोट करने की, नौकरियां दिलवाने की, उनमें से मुख्तलिफ मारात, कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो सप्लाई नेगोशिएशंस हैं उन चीज़ों में लोगों की मदद करना, एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में इनकी उंगलें घुसेड़ी हुई हैं। तो इसके लिए उनको बड़ा ये अच्छा लगता है चीज़ें अगर वो करें, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर करे, तो इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन से भागते हैं। दूसरी वजह ये है कि कम से कम एक सियासी जमात का तो मुझे पता है वो तो खुद ख्वाहिशमंद है आधी चीज़ें खरीदने में, बल्कि मियां नवाज शरीफ के मुंह से ही निकल गया कि ये PIA आप हमें बेच देते तो अच्छा था। तो ये जो डिलेज हो रही है इसका ये भी एक जरिया है। ये जो अभी हमें G2G पढ़ाया जा रहा है, तो ये वही कतर है जहां पर इनके जो फ्लैट्स थे एवन फील्ड वाले, उनके नाम से बताया गया कि जी वहां से तोहफा मिला हमें। और जैसे कि कारोबार इनके दुबई में और सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ जो सल्तनतें हैं वो अगर G2G करते हैं और इनका कोई वहाँ पर सिलसिला चल निकले, तो वो तो बड़ा आसान है कि जी ये तो G2G है। सबसे ज्यादा जो प्राइस डिस्कवरी का सत्यानाश हुआ है पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में, वो G2G में हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो आप समझ लें कि G2G जो है ये करप्शन का दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए ये कहते हैं कि जी हम पिछले बंद कमरों में बैठ के उनको मारात दे के तो अपने टर्म्स पे उनको चीजें बेच देंगे। तो IMF ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिडिंग के तहत जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक आप प्राइस डिस्कवरी करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं G2G आप बेशक कर लें। ये नहीं होगा कि आप बंद कमरों में बैठ के लोगों को थमा दें, जो कि असल जो इनके मुंह से भी निकल गया कि ये अब वो उनको तरीकाकार नहीं मिल रहा, क्योंकि IMF ने बेसिकली ये सॉवरेन वेल्थ फंड वाला तमाशा जो डार साहब ने रचाया था वो उसको बंद ही कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उसको सारे के सारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पिछले दरवाजे में बंद कमरे में बैठ के तो ये किसी किस्म के फैसले कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में जब तक से IMF का प्रोग्राम चल रहा है वो तो दरवाजा बंद है। बाकी ये है कि जो पाकिस्तान में इन्होंने एक नया सिलसिला चला निकला है, जो 40 साल से प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में थे, अब चूंकि इनको पता है कि ये करना पड़ना है, तो अभी इनको डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक। ये स्ट्रेटेजिक है, वो भी स्ट्रेटेजिक है, वो भी अब सारे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक दिखने लगे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से एक एक करके हटा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF जो है कोई बेवकूफ नहीं है, उनको पता है जी, ऑब्वियसली उनको पता है इस चीज का। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज, आखिरी जुमला, 2029 तक उन्होंने सिफर रखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीज, और हुकूमत भी हमारी कोई इतनी चलाको मासी नहीं है, इन्होंने भी इस साल सिर्फ 87 बिलियन बजट में रखा है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीज। इसका मतलब है कोई एक आधा कोई प्लॉट इन्होंने बेचना है, इन्होंने कोई रूजवेल्ट कोई PIA को कुछ भी नहीं, डिस्कशन पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, इन्होंने बजट में ही नहीं डाला। ओके डॉक्टर साहब, अभी दानियाल साहब ने बड़ी डिटेल में बताया और उसके अंदर ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी के भी इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के भी इश्यूज हैं, खुद भी इंटरेस्टेड हैं, लोगों को मरात भी देनी है, लोगों को एडजस्ट भी करना है। सर इस सारे का बोझ, सवाल ये है कि इस सारे का बोझ आप, मैं, दानियाल अजीज और 26 करोड़ अवाम क्यों उठाए और कब तक उठाएगी? क्योंकि कहा यही जाता है कि जी ये अगर आज आपका फैसला ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बेच सकते या इनकी वैल्यू इतनी लो कर दी जाए कि जी इस पे हम इसको कर देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे बोझ तो मेरे, आप पर और इस अवाम के ऊपर आएगा। मंसूर साहब, मेरा ख्याल है बोझ इसका अमेरिकनों को उठाना चाहिए, हाँ, ट्रंप को उठाना चाहिए। आप और मैं तो बिल्कुल इनोसेंट लोग, हाँ, जिसकी हुकूमत है, जिसने उनको चुना है, बोझ भी उसी के ऊपर आएगा। अभी आप टैक्स की बात करते हैं, असल टैक्स वो होता है जो हुकूमती नुकसानात होते हैं, जो हुकूमती अखराजात होते हैं। ये 6000 अरब जो स्टेट ओन एंटरप्राइज का नुकसान है, ये टैक्स है, ये आपके और मेरे ऊपर टैक्स है। अभी जो इन्फ्लेशन का जिक्र किया दानियाल साहब ने, वो टैक्स है, वो ये ढके छुपे टैक्स हैं। देखिए आप लोग, मेरी एक इल्तिजा है कि फोकस जो है वो टैक्स से हटा लें। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है।
ट्रू। इस मुल्क में टैक्स की प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क में प्रॉब्लम है हुकूमती नुकसानात की, हुकूमती अखराजात की। जो टैक्स देते हैं उनको ये पूछना चाहिए कि भाई ये 11,700 अरब का टैक्स आपने इकट्ठा किया है, ये खर्च कहाँ हुआ है? खर्च का हो रहा है, बिल्कुल मसला ठीक कह रहे हैं। टैक्स का नहीं है। मसला टैक्स खर्च करना कहाँ 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 जाता है, वो सवाल पूछना है। मसला है कि हुकूमत जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे आपके और मेरे टैक्स के लगा देती है जहां पे नहीं लगने चाहिए। देखिए हुकूमत मुझे समझ नहीं आती कि पूरे मुल्क की बिजली हुकूमत पहले खरीदती है, उसके बाद वो पूरी खरीदी हुई बिजली जो है वो फिर वापस बेचती है, और इस खरीदो फरोख्त में कोई 400 और 50 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर देती है। अब वो 2,500 अरब का सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। हाँ। भाई आपका काम हुक्मरानी करना है, आपका काम बिजली बेचना, बिजली खरीदना तो नहीं है। आप पीआईए के टिकट बेचने निकल जाते हैं। अच्छा, अब ये किसी एक पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं हो रही। देखिए पिछले ओवरऑल 25 ठीक साल कह रहे हैं। पिछले 25 सालों में पीटीआई की भी हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत बनी, पीएमएलएन की भी हुकूमत बनी। कोई दर्जन भर वज़राए आज़म आए हैं 25 साल, और 800 सबने मिला के 830 अरब का नुकसान कर दिया ये पीआईए के टिकट के बेचने और कारोबार में। ट्रू। अब औसतन हर वजीर आजम जो है वो 70-80 अरब रुपया नुकसान करता है जब वो वजीर आजम बनता है। अब मुझे बताइए, आपका काम पीआईए की टिकटें बेचना है, आप हुक्मरानी करें, ये सब काम प्राइवेट सेक्टर को करने दें। ट्रू, बिल्कुल सही कह तब रहे हैं। तक बिल्कुल सही। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, बड़ी एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, कोई टैक्स डाला जाता है, तो वो कहा जाता है अब कि जी ये आईएमएफ का मुतालबा था। जिस तरह अब ये गैस की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा किया गया है और हुकूमत ने कहा है कि आईएमएफ के मुतालबात को हम पूरा कर रहे हैं। सो इसमें एट द एंड ऑफ द डे आवाम के लिए एक बहुत बड़ा झटके के अलावा एक बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है, क्योंकि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना इस इन प्राइसेस के साथ और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इस आपकी जो माशी सूरत हाल है, बहुत ही मुश्किल है। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन मेरे साथ हैं दानियाल अजीज़ साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। दानियाल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि तकरीबन 50% जो गैस का प्राइस है वो बढ़ाई गई है और कहा गया है कि जी आईएमएफ के मुतालबात को पूरे कर रहे हैं। तो सर, क्या हुकूमत ने इस फैसले से पहले लो इनकम कस्टमर्स के लिए कोई मौसर रिलीफ या मैकेनिज़्म या सब्सिडी, कोई टारगेटेड सब्सिडी सोची होगी, या बस जो चीज़ आती जा रही है आप आवाम के ऊपर ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, खुद ही भुगतते रहे वो जिस तरह भुगतना है उन्होंने? मैं प्लीज मेरी बात आप गौर से सुनिएगा और आपके जरिए आपके नाजरीन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इस पाकिस्तान में सितंबर से 2024 जो पिछला सितंबर था, इसमें से बैंकों को बताना शुरू किया हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, कि आपकी एडीआर यानी एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो अगर 50% नहीं है तो हम आपके ऊपर 15% टैक्स लगाने लगे हैं जो बकाया जाता है। तो बैंकों ने आनन फानन पैसा बाजार में फेंकना शुरू किया और बहुत सारा वो पेपर पे था। वो जनवरी के एंड तक जो पेपर वाला था वो तो वापस हो गया। तो तकरीबन 2 ट्रिलियन प्लस से जो स्टिक किया मार्केट में, यानी जो उन्होंने लोन्स दिए थे, जो आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स में, वो तकरीबन 1.08 ट्रिलियन है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पिछली मर्तबा जब कोविड आया था तो 1.8 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया था स्टेट बैंक ने कि इकोनॉमी रिसेशन में ना चले जाए। उस वक्त का ये फैशन था दुनिया में, तो इन्होंने भी किया। और इसके बाद पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो 38% पे हाईएस्ट इन हिस्ट्री पे चले गई, क्योंकि ग्रोथ जो है वो रुक गई थी और मनी ये जो पैसों की फराहमी बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह से अभी भी इन्होंने यही किया कि ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। 2.7 तो ये बता रहे हैं, ये 2 पे भी नहीं होगी, आप देख लेना जब रिवाइज होंगे। और पैसे जो है इन्होंने 1.08 ट्रिलियन का मस कम जो अभी जारी है वो तो मार्केट में फेंक दिया है। तो इसका मतलब है अगर 12 महीने स्टेट बैंक ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी का लैग है, तो सितंबर से हमें कीमतें जो हैं वो चढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसी कि एक रेला आ रहा है
अभी माजी की महंगाई के दबाव के नीचे से हम निकले नहीं हैं। और अभी आप उसकी पहली बूंदें देख सकते हैं कि अप्रैल में 0.3% इन्फ्लेशन थी और मई में 3.5 होगी। ये 25 गुना इजाफा हुआ है। 2500% का ये इजाफा है। और इस महीने जो है वो स्टिक किया है 3.2% पे। तो ये अगले 2 महीने में और सितंबर के बाद आप देखेंगे ये जो पेट्रोल और ये बाकी गैस की कीमतें और ये दूसरी तीसरी चीजें हैं, इस वक्त हमारी एक्सचेंज रेट भी अंडर प्रेशर है, 286 तक चले गई है। औसत इसकी बहुत देर तक 280 तक रही थी। और ये लेकिन ये जो रेला है पैसे का, ये जो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से इन्होंने फेंकवाया है मार्केट में थ्रू पॉलिसी के स्टेट बैंक ने डंडा दिया बैंकों को, इसका भी खमियाजा हमने भुगतना है। क्योंकि ये बहुत सारे पैसे मार्केट में फेंक दिए, ग्रोथ थी कोई नहीं, तो प्राइस राइज तो होना ही होना है। अब वो कहां तक जाता है, कितना जाता है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन अवाम अपनी पेटियां कस ले। ये तीनों जमातें जो है ये हमारी जिंदगियां अजीरन कर दी हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी। जो नए कवानीन बने थे इमरान खान साहब के दौर में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी का सेक्शन है वो नेशनल असेंबली का है। और नेशनल असेंबली को साल में 3-4 मरतबा स्टेट बैंक रिपोर्ट हर साल करती है उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए। किस चीज का, कि आपने लो प्राइस स्टेबिलिटी रखी है कि नहीं रखी। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट चलेगी, किसी ने चूं तक नहीं की, कोई काली पट्टियां नहीं किसी ने कंधे पे बांधी, कोई स्टैंडिंग कमेटी में किसी किस्म की डिबेट नहीं पार्लियामेंट में। ये सारी की सारी जमातें बिल्कुल नाकस है। अवाम हमारी शिकस्त और रेख्त हो गई है। पॉपुलेशन सेंसस डाटा के मुताबिक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 22% तक चली गई है, 22% तक। और ये अभी तक 2020 की जो जब इमरान खान साहब ने बंद किया लेबर फोर्स सर्वे, उस वक्त की रिपोर्टें ये दे रहे हैं। इस साल तो उन्होंने ये भी जहमत नहीं की इकोनॉमिक सर्वे में, वो भी नहीं छापा इन्होंने। हालांकि इन्होंने IMF को बताया कि इनके पास फिगर जून तक आ जाने हैं, जो अभी IMF करवा रहा है लेबर फोर्स सर्वे। तो ये छुपा रहे हैं चीजें, लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये बना लेंगे। लोग बेवकूफ नहीं बना रहे, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। लोगों ने भाइयों को कत्ल कर दिया है, हर चूल्हे पे लड़ाई है, ऐसे ही है, ठीक है, काश्तकार को जिबा कर दिया, रूरल इकोनॉमी बैठ चुकी है मुकम्मल तौर पर। और ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड ये बजरिए बैंकों का ये मुजरा करवा रहे हैं। ये 60% ऑफ ऑल लोन सिर्फ 2 शहरों में दिए जाते हैं और 80% ऑफ ऑल लोन्स सिर्फ 5 शहरों में दिए जाते हैं। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान में ये अर्बन जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़नी है, तो ये पेरिशेबल्स के लिए बढ़नी है। और आप देखना ये कीमतें कहां जाती है और गरीब ने रगड़ा जाना है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब ये जो अभी तक जो है जी दालियान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास जी, एक सेकंड। डॉक्टर साहब ये जो अभी बात हो रही है, मुझे जरा इसका थोड़ा सा एक और भी पर्सपेक्टिव है। उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हुकूमत ने कहा है कि हम BISP की रकम में 20% इजाफा कर रहे हैं। सर ये इजाफा पहले भी किया गया, शुरू किया गया, इसके 2 हाइंडसाइड हैं। एक तो आपने सबको ज़कात पे लगा दिया, और उसकी दूसरी जो बुरी चीज़ ये है कि अब उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं आपकी एक मेजॉरिटी पोर्शन के अंदर कि वो काम करे। बिकॉज जब आपको बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं तो आपने अपने पूरे ख़ानदान को उसमें रजिस्टर करा दिया और आपको वहाँ से पैसे आने लग गए। सो द ऑप्शन कि आप काम करें, आप विंडोज़ ओपन करें जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, वो बिल्कुल अब कम से कम होती जा रही हैं और ये बढ़ रही है आपका BISP। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए BISP एक ऐसा प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो शायद तनकीद की जाती है, लेकिन दुनिया भर के जो इदारे हैं वो इसकी तारीफ करते हैं। ट्रू, ठीक। वर्ल्ड बैंक का एक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि आपने गुर्बत की शरह को किस तरह कम करना है, उसमें उनका कहना यह है कि BISP जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी पाकिस्तान कहीं जाता है बैरूनी इदारों के पास, तो वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं वो BISP की रहती है। देखिए हमने तकरीबन पूरा प्रोग्राम जो है वो सिक्के के एक रुख के ऊपर फोकस किया है। एक इसी सिक्के का, मईशत के इसी सिक्के का एक दूसरा रुख भी है, और वो भी हकाइक की बुनियाद के ऊपर। देखिए हुकूमत ये कहती है कि जब वो आई थी तो डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो बड़ा हाई था। ये ब्लूमबर्ग ने भी उसको सेकंड कर दिया कि वाकई में जो डिफॉल्ट रिस्क है मुल्क का वो बहुत हाई था पहले और अब वो काफी लो हो गया है। जो महंगाई की शरह के हिसाब से अदाद शुमार सामने आते हैं वो हकाइक की बुनियाद के ऊपर। देखिए 25 से 30% जो शरह थी महंगाई की वो अब सिंगल डिजिट पे आ गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं।
जो रुपए और डॉलर की पैरिटी के हवाले से हमने तारीख देखी है, जिस तेजी से रुपया गिरा करता था, अब वो पिछले आप सोचिए कि साल भर से उसमें बड़ी स्टेबिलिटी है। तो ये जो है ये क्रेडिट जो है ये इस हुकूमत को जाते हैं, ओके जिस ओके से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुई है, और उसका बड़ा एक इम्पैक्ट हमें नजर आता है। जो हमारा तिजारती खसारा था, उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हुआ है। तो लेट्स कीप बोथ सिक्के के दोनों रुख जो हैं, जो हकायक की बुनियाद के ऊपर हम वो सामने रखें। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, अब फिर इसकी, आई एग्री टू इट, इंटरनेशनली बड़ा एक्नॉलेज किया जाता है और लोकली हम इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्रिटिसिज्म इस पे इसलिए करता हूँ बिकॉज आपकी वर्कफोर्स थी, आपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी कि काम करें और कमाएं। सो आप काम नहीं कर रहे लेकिन आप पैसे दे रहे हैं, दैट वाज माय साइड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दानियाल साहब आपकी तरफ में इसको लेकर आऊँ। हुकूमत ने इस साल का जो माशी तरक्की का हदफ है वो 4.2% रखा है, जबकि गुज़िश्ता साल जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही। सर एक तो समझाएं कि एकदम ये माइनस से 4.2 कैसे होगा, नंबर वन। और सवाल ये भी है कि क्या ये हदफ रियलिस्टिक है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास इस हदफ को पूरा करने के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान मौजूद है जिसके ऊपर अमल पैरा होके 4.2% तक हम चले जाएंगे? बिल्कुल, ये 4.2% कोई नहीं होना जी। और ये साफ साफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की दोनों की आप प्रोजेक्शंस देख लें, एक की मेरे ख्याल है 3.2 है, एक की 3.6 है। और वो भी तब है जब इन्होंने पिछले साल की जो है 3.6 लाकर, तो अब मार्च में इन्होंने अगले साल पे लगा दिया है। हालांकि 3.6 पिछले साल की थी, जो कि 2.7 हुकूमत के मुताबिक निकली। और जो प्राइवेट सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि शायद मुश्किल से ये 2 तक पहुंच जाएगी, तो बड़ी बात है। और उसकी कई वजूहत है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल इन्होंने नंबरों की हेरा फेरी खूब की है और उसकी वजह से ये 2.7 बता रहे हैं, जो कि दरअसल है नहीं। Okay. लेकिन जो जो मैं आपसे बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि अगले साल इनका जो सारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें किसी किस्म की कोहिरेंस नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान में 4 प्लान इन्होंने चलाए हुए हैं। एक है आपका स्टीवन डरकॉन प्लान है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो पीएम हाउस में उसकी मॉनिटरिंग बॉडी बनी हुई है। फिर एक उड़ान प्लान है, वो उसका नटू बना हुआ है, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट प्लानिंग कमीशन में, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिर एक वर्ल्ड बैंक का भी 10 साल प्लान है, वो यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ईएडी मॉनिटर करते हैं। फिर एक आईएमएफ का प्लान चल रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रही है 3 साल ईएफएफ के नाम से, और ये रेजिलियंस वाला। तो ये सारे प्लान जो हैं ये एक एक वेरिएबल के ऊपर जो सेम वेरिएबल है, जैसे मसलन टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जैसे मसलन ग्रोथ है, जैसे मसलन हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इन सारों के फिगर उल्ट पुलट हैं। कोई 3 साल प्रोग्राम है, कोई 5 साल प्रोग्राम है, कोई 10 साल प्रोग्राम है। इनका कुछ आपस में ताल्लुक वास्ता नहीं है और ये एक मजाक बना हुआ है और प्राइवेट सेक्टर को टोटली कंफ्यूज कर दिया है। जितनी भी हमारी डिविजन्स हैं वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा वाला प्लान फॉलो करें, हमने कब ये आदम पूरा करना है। तो ये एक टोटल शहबाज शरीफ साहब ने खिचड़ी पका दी है। ये टास्क फोर्स और कमेटी के मास्टर हैं। एक टाइम था जब पंजाब में इन्होंने 110 टास्क फोर्सें बना दी थी। फाइनली इंतजामिया ने कहा कि जी हमें काम करने दें, वो सारी ये टास्क फोर्सों से निकालें। तो इनको डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है नहीं। जब 5 टास्क फोर्सों की रिपोर्ट आ जाए फिर एक कमेटी बना देते हैं कि उन 5 टास्क फोर्सों की रिपोर्ट को वो रिव्यू करें, फिर कैबिनेट कमेटी की बंदी, फैसला तो ये करता ही नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे, ठीक। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अब लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा कि हुकूमत बात कर रही है और हम लोग भी बात करते हैं अपने हर इकोनॉमी रिलेटेड प्रोग्राम्स में कि जी सस्टेनेबल ग्रोथ आनी चाहिए। कर्ज़ों और सूद की अदायगी में 8.2 ट्रिलियन रुपया रखा गया है, जो आपके कुल बजट का तकरीबन आधा है। सर, अब सस्टेनेबल ग्रोथ क्या मुमकिन है जब आपका आधा बजट डेट सर्विसिंग और इन चीज़ों के अंदर खर्च हो रहा हो? देखिए, यहाँ पे अब हम आ गए हैं आईनी बॉर्डर के ऊपर कि अगर विफाकी हुकूमत जो है वो 7-8 हज़ार अरब सूबों में बांट देती है, 9-10 हज़ार अरब उसका सूद का खर्चा है, तो हुकूमत के पास, विफाकी हुकूमत के पास पैसा नहीं बचता। तो या तो एनएफसी अवार्ड जो है उसको उसकी जो फाइनेंशियल शिकें हैं उनके ऊपर नजरसानी करनी होगी। उसके बगैर विफाकी बजट जो है वो आप समझिए कि हवाई बजट है।
वहाँ पे ना कोई पॉलिसी बन सकती है, वहाँ पे आपके पास कोई जो है वो पैसा ही नहीं बचता। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ एक चीज़ नज़र में रखें कि ये तो जो बिजली का निज़ाम हुकूमत ने बनाया है, इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंपेरेटिव नहीं हो सकता। ठीक। अगर आप 20% की बिजली दे रहे हैं और हमारे हमसाया ममालिक में वो 5-6 सेंट की है, तो हम उनके एक्सपोर्टर से तो कम्पीट नहीं कर ट्रू सकते। ट्रू। हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो मुझे दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क मिला है कैमरूस के नाम से, जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। बाकी दुनिया में कहीं भी कॉर्पोरेट पाकिस्तान से टैक्स ज़्यादा टैक्स नहीं है, ठीक कह रहे, बिल्कुल इन बुनियाद के। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो सन 2030 से कंप्लीटली जा रहा है अपनी कार्बन एमिशन कंट्रोल के लिए। और जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे जो बैकबोन है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, आपकी बैटरीज आ जाएं, आपकी विंड टर्बाइंस आ जाएं, आपकी सोलर पैनल्स आ जाएं, उनके पीछे कॉपर इज द बैकबोन। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान को खुदा ने कोई तीसरा या उसकी चौथे बड़े रिजर्व जो है वो दिए कॉपर के कॉपर दिए के हैं। दिए हुए हैं, बिल्कुल सही। और सो ये अगर कॉपर। हम उनकी मैनेजमेंट ठीक कर पाए, और जो फोकस है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हो या हमारी इंटरनल इन्वेस्टमेंट का हो, वो हम सेक्टर स्पेसिफिक रखें, बिल्कुल तो ठीक। फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी राइट। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, थैंक यू वेरी मच। दानियाल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बड़ी माशी सहूलत मिली है। चीन ने पाकिस्तान का 3.4 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी मौखर कर दी है। ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो इसकी डिटेल्स पे बात करेंगे, और मसूद खालिद साहब, पाकिस्तान चाइना एक्सपर्ट रिलेशनशिप्स पे, उनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रिलीफ अब कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में हमें नज़र आएगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मईशत की भारी फ़िज़ाओं में अब कुछ रिलीफ की हवा चली है। पाकिस्तान को एक बड़ी माशी सहूलत मिली है। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कर्जे की वापसी मौखर कर दी है, यानी ये कर्जा फ़िलहाल पाकिस्तान को वापस नहीं करना पड़ेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात के बाद पाकिस्तान के कौमी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर इस सतह पर पहुँच चुके हैं जो IMF के मुकर्रर करदा हदफ से हम आहंग है। ये पेशरफ्त IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की राह में एक अहम पेशगी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। ये रोल ओवर ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान को हर डॉलर की अशद ज़रूरत है। महंगाई, बजट खसारा और करेंसी पर दबाव ने मईशत और अवाम दोनों को बेहाल कर रखा है। ऐसे में चीन की ये मदद पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ वक्ती सहारा है बल्कि एक वाज़िया सियासी और सफारती पैगाम भी है। चीन की जानिब से मिलने वाला ये रिलीफ सिर्फ मालियाती मोहलत नहीं बल्कि इस एतमाद का मज़हर भी है जो चीन को पाकिस्तान की मईशत, उसकी माली नज़्म व नस्क और रियासती वादों पर है। इस मुश्किल वक्तों में दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सहूलत आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा सकेगी? क्या इससे रुपये को इस्तेहकाम मिलेगा? और सबसे अहम, क्या ये सहारा पाकिस्तान को IMF से नए मुआहदे तक ले जाने में कामयाब होगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मसूद खालिद साहब ने, फ़ॉरेन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के चाइना में। सर बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले ज़रा ये फरमाइएगा कि चीन ने पाकिस्तान का 3.4 बिलियन डॉलर का, ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज़ है वो रोल ओवर कर दिया है, यानी फ़िलहाल ये कर्ज़ वापस नहीं करना पड़ेगा। सर इस इक़दाम से क्या एक वक्ती रिलीफ आपको लग रहा है पाकिस्तान को मिलेगा, या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हासिल होगी? जी शुक्रिया। देखिए बात ये है कि ये जो रिलीफ मिला है ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि काफ़ी मतलब सालों से हमारा जब इस किस्म का फॉरेन एक्सचेंज का जो क्रंच आता है
तो जो चीन से हमने कर्जा लिया हुआ है उसको हम रोल ओवर करवाते हैं और चीन रोल ओवर उसको कर देता है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अभी हमें ये रिलीफ मिलेगा और हमें ये कर्जा जो है फौरन अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कर्जा तो कर्जा होता है। ट्रू। इसमें ये होगा कि इससे फायदा हमें ये है कि जो आईएमएफ के अहदाफ हैं जो कि उन्होंने हमें बताए हुए हैं उनको हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। और एक जाहिर बात है कि एक फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ रिलीफ। अब लेकिन बात यह है कि हमें मतलब ये कि जो कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है और हमें उसकी तरफ चलते रहना चाहिए कि हमारी जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हमारा इसी तरह फॉरेन, देखिए हमारा रेमिटेंसेस की जो पोजीशन है वो अच्छी रही है। हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो बड़े हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई दुनिया भर में काम कर रहे हैं, जो वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो बड़ा है लेकिन उस लिहाज से नहीं बढ़ा, और फिर जो है हमारी एक्सपोर्ट्स उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो वो ये दो जो एरियाज हैं इस पे हमें बड़ा फोकस करने की जरूरत है और कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जी हम कर्जों से उस वक्त जान छुड़ाएंगे जब हम आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। सेल्फ रिलायंस कैसे बढ़ेगा? उसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, उसके लिए आपको अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, ज्वाइंट वेंचर्स हो या इन्वेस्टमेंट आए। तो वो ये है कि जब तक आप कर्जे लेंगे आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, चाहे आप एक किसी भी मुल्क से लें या इंटरनेशनल क्रेडिटर से लें, कमर्शियल बैंक से लें, और जाहिर बात है उस कर्जे के ऊपर आपको सूद भी अदा करना पड़ता है। ठीक। लेकिन बात यह है कि चीन हमेशा से हमारी मुश्किलात को समझता है और इस वक्त हमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना है। अभी इंडिया के साथ जो हमारा मार्का हुआ था उसकी वजह से भी जाहिर बात है एक सिचुएशन है, बिल्कुल ठीक जो कह रहे है हैं। इकोनॉमी के ऊपर आता है। बिल्कुल सही। उसमें हमारा बड़ा अच्छा जो था परफॉर्मेंस रहा, नो डाउट। ठीक। अच्छा लेकिन सर, अब हमें एक जी ठीक। अच्छा सर, इसके अंदर आप बिल्कुल आपने इन डिटेल आपने इस चीज़ को बताया, लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं और उसकी निशानदही आपने भी की है। सर, पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली दबाव में है, रुपए की कदर हम रोज़ देखते हैं नीचे हो रही है, दरामदात महंगी हो रही है, महंगाई फिर एक उसका ट्रेंड अपवर्ड साइड के आ रहा है। ये जो लोन रोल ओवर, इससे ये जो इन मसाइल में कोई फौरी आसानी आपको अपेरेंटली नज़र आ रहा है? क्योंकि रुपए का कुछ आपको लगता है रुपए को कुछ सहारा मिलेगा? ये जो रोज़ डॉलर और पाउंड की फ्लक्चुएशन बहुत हाई स्ट्रीक पे जा रही है, इसको कुछ आपको लगता है रीअलाइन होने में, सेटल होने में कुछ लगेगा? इससे कोई इम्पैक्ट आएगा जी इसमें? देखिए, इन्फ्लेशन तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन तो काफ़ी नीचे आया है पाकिस्तान में। लेकिन जो बैरूनी अवामिल हैं उस पे तो हुकूमत का कोई इतना कंट्रोल नहीं है ना। देखिए, अब बात यह है कि कमोडिटीज़ की प्राइस जो हैं इंटरनेशनली वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह ये कि वॉर हो रही है यूक्रेन में, फिर ये ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अच्छा, आप देखिए तेल की कीमत बढ़ी, ठीक है, अब वो स्टेबल होगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तेल की कीमत बढ़ी, उसी वजह से ये पेट्रोल की भी शायद कीमत इनको बढ़ानी पड़ी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये अवामिल हैं, ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बड़ा डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। अब हमारे रिजर्व्स को इतने ज्यादा तो है नहीं, ठीक है ना जी, और हमें कर्जा भी अदा करना है, हमें इंटरनेशनल क्रेडिटर्स का कर्जा अदा करना है, हमें जो दूसरे ममालिक से कर्जा लिया वो अदा करना है, उसके शेड्यूल होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी मदद है, मैं समझता हूँ चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, कि हमें ये रिलीफ मिल जाती है हर साल। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में ये एक टेम्पररी मेजर है और हमें इस पे यानी कि रिलाय उस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें उस तरीके से रिलाय नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी की जो ज़रूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, रेवेन्यू जनरेशन की, उसके ऊपर और एक्सपेंडिचर को कट करने की, उसके ऊपर हमें बड़ा फोकस करना चाहिए। देखिए, दुनिया में वो ममालिक आगे बढ़े हैं जिन्होंने जब आजमाइश का टाइम आया, आजमाइश का वक्त आया, तो उन्होंने कुर्बानियां दी। True. उन्होंने अपने जो तसव्वुरात थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो उसको हम कहते हैं ना स्पेंडिंग वगैरह, जी, उसको कट किया। बिल्कुल ये ठीक है। चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये बड़ी चीजें बड़ी जरूरी हैं। और हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पिलफरेज बहुत ज्यादा है। देखिए, सर्कुलर डेट जो है बिजली का, वो बहुत ज्यादा है। उसमें फिर ये कि लोग
बिल्स नहीं अदा करते, तो हुकूमत भी तो यानी कि आप ये देखिए ना कि हुकूमत के भी तो हाथ बंधे हुए होते हैं। अब हर जगह कोई प्यूनिटिव एक्शन तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिजिटाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की आहिस्ता आहिस्ता, एफडीआर की हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें शायद थोड़ी सी तेजी लाने तेजी की की जरूरत है। ज़रूरत है। अच्छा सर, पाकिस्तान को अगले माली साल में तकरीबन 20 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे वापस करना है। अब पॉइंट कमिंग बैक टू दिस, ये जो मौजूदा चीन का रोल ओवर है, हुकूमत को कोई बड़ी डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या हम सिर्फ वो जो आप पहले बात कर रहे थे किस्त मौखर करके वक्त गुजार रहे हैं? इसको भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं इस पे क्या कमेंट करूं जी, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं। ये तो जो हुकूमत के रेलिवेंट वज़रा हैं या हुकाम हैं वही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि इज इट पार्ट ऑफ अ डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और इज इट टेम्पररी एड हॉक मेजर। बट माय पॉइंट इज कि देखिए, हमें आगे की तरफ चलना है, हमें 2047 तक अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चलना है। हमने हमने उड़ान पाकिस्तान का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हमने SIFC लॉन्च किया है, हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। आपके इन्वेस्टमेंट, अभी स्टॉक एक्सचेंज का मैं देख रहा था, आज परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। जी। बट द पॉइंट इज कि आपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है। डोमेस्टिक जो आपका बिजनेसमैन है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, तो मैं लेकिन एक कॉमन सेंस जो गुफ्तगू एज ए ले मैन मैं कर रहा हूँ, वो ये कि जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है, जो डोमेस्टिक आपका इन्वेस्टर है पोटेंशियल, अगर उसको फैसिलिटेशन मिलेगी, सहूलतें मिलेंगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी कि उस बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट अगर उसको मिलेगी, तो वो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा। और जब वो इन्वेस्ट करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर ही आएगा। अब चीन के साथ मैं ज़रा जिक्र कर दूं कि देखिए, चीन की इन्वेस्टमेंट यहाँ आई, लेकिन मैं आज ही फिगर्स देख रहा था कि FDI पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले में इस साल 25 में कम हुई है। तो देखिए, ये कोई अच्छा ट्रेंड हमारे लिए नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट को यहाँ लेकर आना है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आती है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है बढ़ जाती है इकोनॉमी की, ठीक है जी। उसके बाद ये कि जनरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एक्सपोर्ट शुरू हो सकती है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और जब एक मुल्क इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ट्रिगर होता है दूसरे मुल्क के लिए, जो कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ मिनरल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। हमारे बच्चे जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, IT के डोमेन में वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पुश की जरूरत है, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। और वो जब बाहर की कंपनीज यहाँ आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, उससे एक्सपर्टीज बने, अब ये सारी चीजें जो है ये एक पैकेज है ओवरऑल, जिसपे जो है वो हमें जरा और सोचो विचार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीन ने तो पहले भी हमारा बहुत साथ दिया है जी। चीन ने तो 60s में, जबकि चीन बहुत गरीब होता था, हाँ, तब और से ही हमारे बल्कि साथ है। हमसे भी गरीब था, हाँ, चीन ने उस वक्त हमें $300 बिलियन का क्रेडिट दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे जब ये हमारी 60s में ताल्लुकात बढ़ने शुरू हुए, और वो क्रेडिट था हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये जो आपके मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना, टेक्सला में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना, फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स थे, 5 ईयर प्लान था, उस सब के लिए तो उस वक्त वो दिया गया था। तो उसके बाद से जो है वो मतलब ये कि ना सिर्फ ये कि टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस, वो हमारा एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है चाइना के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट सर जरा मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी आपने पहले भी बात की, इस वक्त टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, उसके बाद रोल ओवर हो रहा है। इसका जो एक मैसेज है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दी के ऊपर ये IMF के ऊपर जाएगा, और द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो IMF की तरफ से आएगा उसके लिए बड़ा सूदमंद होगा कि यार रोल ओवर्स हो रहे हैं, ट्रस्ट जो है बाकी के ममालिक का वो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी है, ताकि और चीज़ें आगे गोइंग फॉरवर्ड अच्छी चले? नहीं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं, उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव की हुई है। देखिए ना, वो भी वो ऐसे नहीं हो जाता। वो जब आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, कुछ परफॉर्मेंस दिखा रही होती है, तो उस वक्त वो क्रेडिट रेटिंग, और जब वो क्रेडिट रेटिंग ऊपर जाती है, तो उससे जो यानी कि जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान में, उसका इंश्योरेंस कवर वगैरह जो है, वो रिस्क जो है वो कम आता है। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। मुल्क की इकोनॉमी जो है बेहतर हुई है डेफिनेटली, IMF ने भी ये कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है। लेकिन जो हमारी ग्रोथ रेट है अगले साल की,
वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, जो प्रोजेक्टेड है वो शायद 2.7 या 2.8% है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो 4.2 की हमें बातें तो कर जॉब रही है जी गवर्नमेंट। जी गवर्नमेंट 4.2% की ग्रोथ की बात कर रही है जी। नहीं, गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन अल्लाह करे ऐसे ही हो, हाँ, लेकिन जो जनरली जो हाँ, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्शन आ रही है वो तो इतनी है। एग्जैक्टली तो मेरा मतलब कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना जो है वो तो हमें तो एक्चुअली आइडियली तो 6 से 7% ग्रोथ रेट एग्जैक्टली चाहिए ट्रू ट्रू जॉब्स क्रिएट करने के लिए। हमारा यूथ वेरी जो है राइट, वो जो है जिसको जॉब्स चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन ये कि चले अभी वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने पहला कदम उठा लिया है हाँ तो हम इस ये जो आगे की तरफ बढ़ें और कदम तेजी से बढ़ाएं। हाँ और मतलब ये कि जो हमें इंटरनल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो इस पे बहुत अब हमें इंपॉर्टेंट है, हेसिटेट नहीं बिल्कुल करना। ठीक। वो करेंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी, और अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। मसूद खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।